हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर। और आप देखिए कि पोटेंशियोमीटर का जो रोल होता है, जो वर्क होता है, वो होता है कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेज़र करना। लेकिन आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था V = E - I × R। मैंने आपसे बताया था कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हों, इसका मतलब अगर I 0 हो और आप पुट कर दीजिए V = E - I × R में, तो I × R 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा V = E। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं, तो जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक सेल है, आप लगाया 1 वोल्टमीटर इसके अक्रॉस, ठीक है, तो सेल से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में, तो उस केस में वोल्टमीटर से जो आप मेज़र कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वही सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होना चाहिए। ये बात आप लोग पढ़ चुके हो। अब आप ये देखिए कि जो बात बताई गई थी वो प्रैक्टिकली कितनी ठीक है या कितनी ठीक नहीं है। एक आर्टिकल लिखा है, देखिए मैंने यहाँ पर, नेसेसिटी ऑफ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस फॉर मेज़रमेंट ऑफ EMF ऑफ ए सेल। आपको बताया गया था कि करंट के मेज़रमेंट के लिए हम लोग अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अमीटर का जो आइडियल अमीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, और ऐसे ही वोल्टमीटर हमारे पास जो होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेज़रमेंट करता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, अगर वो आइडियल वोल्टमीटर है तब। तो आप देखिए कि मैंने ये लिखा है कि अगर हम लोग किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेज़र कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसी डिवाइस की, एक ऐसे वोल्टमीटर की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। देखिए मैं बना के बता रहा हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि आपके पास एक ही सेल है, ये सेल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये हो गया इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के ये हो गए टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में करंट के फ्लो कराने के लिए आपने कनेक्शन वायर लगाए, यहाँ पर ये कनेक्शन वायर लगाए और यहाँ पर लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। यहाँ पर एक की लगा दी है, देखिए ये की लगा दी है कि करंट फ्लो करानी है कि नहीं करानी है। यहाँ पर करंट के मेज़रमेंट के लिए आपने एक एमीटर लगा दिया है, ठीक है, ये कर दिया है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के मेज़रमेंट के लिए आपने यहाँ पर लगा दिया है एक वोल्टमीटर, ये लगाया आपने वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर का जो वोल्टमीटर आपने लगाया है, इस वोल्टमीटर का मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस है R⁵V, ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपने इसको लगा दिया सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप जानते हैं कि जो एमीटर लगता है ये लगता है सीरीज़ में, और जो वोल्टमीटर लगता है ये लगता है पैरेलल में। तो ये लगा है वोल्टमीटर, आप देख रहे हैं, ये लगा है वोल्टमीटर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है RV। अब अगर हम लोग की को क्लोज़ करते हैं तो करंट फ्लो होती है ऐसे, लेकिन मैंने बताया था कि फॉर्मूला आपका ये बताता है कि फ्रॉम V = E - I × R if I = 0 in open circuit, then from this formula V = E - 0 × R, यानी E - 0, तो V = E। तो इस पर्पस से हम लोग ये काम करेंगे कि यहाँ पर जो ये की है इसको ओपन कर देंगे। जब आप की को ओपन कर देंगे तो कोई भी करंट यहाँ से
फ्लो नहीं होगी। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो अब आप देखिए, अब जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्ट मीटर ये कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस RV है, तो सेल से जो भी करंट यहाँ चलेगी वो इस सर्किट में फ़्लो होगी। मान लीजिए करंट है ये I, तो इस करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप देखो कि ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है X और Y के बीच में। ये हमारे पास टर्मिनल्स हैं X और Y, इनके बीच कनेक्टेड है। तो जो रीडिंग है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का, वो इसी वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, यानी कि V = I × RV से आप निकाल सकते हो, वही सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y, अगर इसके बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करना है तो आपको V चाहिए, और V की वैल्यू होगी V = I × RV। तो जो करंट फ्लो हो रही है वोल्ट मीटर से होकर, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप लिखेंगे कि इफ़ K is open, then the current through वोल्टमीटर, तो जो करंट होगी वो होगी I = E/R+R होता है, तो यहाँ पर R+, यहाँ ये रेजिस्टेंस तो कनेक्शन में है नहीं, ये है तो R+RV या RV+R, ये करंट फ्लो होगी। जब ये करंट फ्लो होगी तो आप देखिए कि आप इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो V = I × RV, इससे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर I की रिपोर्ट कर दीजिए, यहाँ से पुटिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम 1, तो V = I की जगह हो जाएगा E/RV + स्मॉल r × RV। इस RV नीचे लाइए, डिवाइड कर दीजिए RV से, तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो V = हो जाएगा E/RV / RV + स्मॉल r/RV। इससे ये कैंसिल, यहाँ 1 हो जाएगा, तो V = E/1 + स्मॉल r/RV। ये आप देखिए, ये आएगी रीडिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की इस केस में। अब आप देखिए कि जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और RV भी कुछ ना ज़रूर होगा। तो आप देखेंगे कि R/RV वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है ज़रूर। और जब कुछ है तो 1 + समथिंग का मतलब 1 से ज़्यादा, और जब ये 1 से ज़्यादा तो आप देखेंगे V की वैल्यू E से कम आएगी। तो इट इम्प्लाइज दैट कि V इज़ लेस देन E। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो रीडिंग होगी इस वोल्ट मीटर की, वो सेल के एक्चुअल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेज़रमेंट नहीं करेगी, बल्कि कुछ कम रीडिंग शो करेगी। अगर 1.5 वोल्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो 1.5 रीड नहीं करेगी, 1.4 वोल्ट की रीडिंग देगी, जो कि एक्यूरेट नहीं है। लेकिन आप लोग दिमाग में बात ये आती होगी कि भाई वोल्ट मीटर तो ऐसा होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। सही बात है, आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। तो आप देखिए, आप लिखेंगे फॉर, नोट देखिए मैं यहाँ पर नोट करके बता रहा हूँ कि फॉर, पहली बात, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर RV जो होता है वो इनफाइनाइट। पुटिंग दिस वैल्यू ने जब यहाँ पुट करेंगे तो V = होगा E/,
1 प्लस आर अपॉन इनफाइनाइट, इसका मतलब ई अपॉन 1 प्लस 0, इसका मतलब ई अपॉन 1, इसका मतलब कि v इज इक्वल टू ई। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा वोल्टमीटर ले लिया जो कि आइडियल है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो उस केस में जो भी रीडिंग होगी उसकी, जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को रीड करेगा, वो उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपने इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वोल्टमीटर लिया तो कितनी करंट फ्लो होगी यहाँ से, बताइए। आप देखिए, बट प्रैक्टिकली इफ़ आर वी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन जो करंट यहाँ से चल रही है वो कितनी होगी, देन आई इज इक्वल टू 0। ये होगी, कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी यहाँ से होके। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या होगी, देन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, देन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर ये होगी v इज इक्वल टू आई इंटू आर वी से 0 इंटू आर वी, इसका मतलब 0। जो इंडिकेटर है वो ऊपर उठेगा ही नहीं। इसलिए अगर आपने इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर ले लिया है तो आपके सामने परेशानी आएगी कि वो वोल्टमीटर वर्क ही नहीं करेगा। तो आप ये कहते हैं, आप ये सोचेंगे भाई कहते क्यों है फिर कि जो आइडियल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उतना ही जो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर है वो उतना ही करीब पहुंचती जाएगी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए जो अभी लिया है वोल्टमीटर, वो लिया है सपोज जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो 1.5 या 1.4 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। अगर हम लोग 20 की जगह इसको 200 कर देंगे तो उसका 1.45 देने लगे और पास आ जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इसका एक्चुअल 1.5 के करीब और पहुंच जाएगा। अगर हम लोग इसको ले लेंगे 2000, 20 या 2000 ले लेंगे तो और पास पहुंच जाएगा 1.495 इतना हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कि आर वी लोग बढ़ाते जाओगे तो वैसे वैसे वी टेंड्स टू ई, जैसे जैसे आर वी टेंड्स टू इनफाइनाइट तो v टेंड्स टू e। तो सही बात यह है, नोट 2 में जो आप लिखेंगे वो ये है कि फ्रॉम a इफ आर वी टेंड्स टू इनफाइनाइट देन v टेंड्स टू e। लेकिन आप ये सोचेंगे बिल्कुल एक्यूरेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मेजरमेंट हो जाए वोल्टमीटर से, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल है कि जब जो सेल होता ये ओपन सर्किट में होता, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही होती। लेकिन अगर करंट ड्रॉ नहीं होगी तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है किसी भी वोल्टमीटर के साथ। कहने का मतलब ये है कि वोल्टमीटर किसी भी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि जो वोल्टमीटर है वो ओपन सर्किट में जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही होगी उस केस में वो सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मेज़रमेंट कर ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है पोटेंशियोमीटर की, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर है वो ऐसा कर सकता है। जो पोटेंशियोमीटर है वो उस केस में भी किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकता है जब हम लोग सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, एक नोट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, एक और नोट है, नोट 3, जो काम आएगा आप लोगों के। आप देखिए, एक सर्किट बना रहा हूँ। एक सर्किट है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, इसका है E डैश। दो सेल लगे हैं यहाँ पर, आप देखिए दो सेल लगे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस सपोज R है सर्किट में, और
आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन इसकी है और ये डायरेक्शन इसकी है। अब बात ये आती है कि करंट की तरफ फ्लो होगी। आप जानते हैं कि जो सेल स्ट्रांग होगा, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देखिए कि ये सेल चाहेगा करंट फ्लो ऐसे, ये चाहे करंट फ्लो ऐसे, लेकिन जो सेल स्ट्रांग होगा, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होगी। हम ये मानते हैं कि हमने यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये ले लिया वेरिएबल, ये वेरी कर रहा है, ठीक है। अभी हम ये मानते हैं कि ये एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड लूप 1 मान लेते हैं और ये सेल स्ट्रांग मान लेते हैं, तो करंट फ्लो मानते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। आप ये देखिए कि जो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट होगा ये ज़्यादा है और ये कम है, तो चलेंगे ऐसे। जो बताया था क्लोज लूप लॉ बताया, तो लूप लॉ बताया था किरचॉफ सेकंड रूल, उसके अकॉर्डिंग E माइनस ई डैश, तो E माइनस ई डैश ये है नेट ईएमएफ। और उस केस में आप देखें कि इफ़ E इज़ ग्रेटर देन ई डैश, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी होगी? तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी ये डायरेक्शन होगी करंट की, इस तरह से। अगर गैल्वेनोमीटर में आप देखो, यह है गैल्वेनोमीटर, यह है गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये है ज़ीरो का इंडिकेशन। करंट मान लो फ्लो हो रही है ऐसे, तो इस तरफ आएगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन आएगा इस तरफ। इफ E इज ग्रेटर देन ई डैश, देन जो I होगी वो I1 होगी, यानी इस तरफ आएगा। दूसरी बात, अगर हम इसको चेंज करते जाते हैं, इफ E इज लेस देन ई डैश, अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए कि जब चलेंगे ऐसे तो नेट ईएमएफ होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, और आप चल रहे हैं ऐसे, तो नेट ईएमएफ जो होगा वो ई डैश माइनस ई होगा। और डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी? अब डायरेक्शन उसकी ये होगी, यानी करंट फ्लो होगी ऊपर की तरफ। अब इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगी वो फ्लो होगी इस तरह से I2। तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन इस तरफ आएगा, जो डिफ्लेक्शन हमारे पास आएगा अब वो इस तरफ आएगा, ये करंट होगी I2। तो आप देखेंगे कि देन I इज इक्वल टू I2। और तीसरा केस ये है कि इफ़ E इज इक्वल टू ई डैश, अगर ये होगा तो आप देखेंगे नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होते हैं, इससे कैंसिल, नेट ईएमएफ सर्किट में 0 हो जाएगा। और जब नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा तो करंट जो फ्लो होगी वो होगी 0। तो देन I इज इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन है ये है I इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पोटेंशियोमीटर आपको समझ में आए तो ये स्टेप आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, जिसकी हेल्प से हम किसी भी सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। उसका प्रिंसिपल देखिए पहले, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसका प्रिंसिपल ये है कि आप लोगों ने एक वायर लिया, मैग्नीन का या कॉन्स्टेंटन का, और इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ये वायर लिया, सपोज ये वायर है ए बी, ये वायर लिया आप लोगों ने। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा टेंड्स टू 0, बहुत ही कम होता है। अगर हम लोग बहुत देर तक करंट फ्लो कराते हैं इस वायर में तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन उसके रेजिस्टेंस में कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। उसके बाद हम लोग इसके ड्राइवर सर्किट में यानी इसके अक्रॉस एक स्टोरेज बैटरी लगाते हैं बी डैश, एक रिहोस्टेट और एक प्लग की, ये लगा देते हैं। ख़ास बात यह है कि इस स्टोरेज बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए से कनेक्टेड होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होती है ऐसे, ये यहाँ पर ये करंट फ्लो होती है आई। जब ये करंट फ्लो होती है आई और आपके पास जो वायर है, ये जो ए बी वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए है आर ए बी, आर सफिक्स ए बी इसका रेजिस्टेंस है, और इसकी लेंथ है एल सफिक्स ए बी, और इसकी रेजिस्टिविटी है सपोज रो डैश ये है, या रो सफिक्स ए बी मान लीजिए। इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये है रो सफिक्स ए बी, ये मान लीजिए। अब जब हम लोग इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। कितना होगा वी ए बी? आप देखेंगे कि जो वी ए बी होगा, वी ए बी ये होगा आई इंटू आर ए बी, ये होगा, और इसकी लेंथ है एल ए बी। तो यूनिट लेंथ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमारे पास होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, इसका फॉर्मूला होता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी अपॉन टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट लेंथ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसका जो यूनिट होगा या तो वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। जैसे कि मैं ये मानूं अगर कि ये पूरा वायर 100 सेंटीमीटर लेंथ का है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है सपोज 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट अपॉन 100 सेंटीमीटर तो 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 सेंटीमीटर आगे चलेंगे तो 0.2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। जब आप चलेंगे 2 सेंटीमीटर तो 0.2 इंटू 2 यानी 0.4 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। आप चलेंगे 3 सेंटीमीटर तो 0.2 इंटू 3 यानी 0.6 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा। आप चलेंगे 100 तो 0.2 इंटू 100 यानी 20 वोल्ट का आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं, अगर x डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा k इंटू एक्स। अगर l डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा कितना, v इज इक्वल टू के इंटू एल। यहाँ से देखिए कि v इज इक्वल टू के इंटू एल, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये बात समझ में आप लोगों के आ रही होगी। यहाँ से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पा रहे होंगे, यही कॉन्सेप्ट काम में आना है यहाँ पर। तो आप देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर l डिस्टेंस पर या x डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं और उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आप लोगों को, तो या तो होगा k इंटू एक्स या होगा k इंटू एल। अब जिस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मुझे मेज़र करना है उस सेल को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ। एक सेल अननोन ईएमएफ ई वाला यहाँ लगाया, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना है, मेज़र करना है, ये है, ये लगाया।
ध्यान रखने की बात यह है कि ये प्लस और ये माइनस, इसका पॉजिटिव भी ए से कनेक्टेड रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ लगाया गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर ये लगाया गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर, और उसके टच कराया इसको मान लो किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर ये टच कराया J1 पर। तो देखिए वही सर्किट, ये बात ध्यान आ रही होगी आप लोगों को, आ रही है। आप देखिए इसका अगर ये x डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस है x, जहाँ पर आप टच कराया एंड A से x डिस्टेंस है, तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा कितना, k इंटू एक्स, और इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। तो आप देखिए कि एक ऐसे सर्किट की तरह बिहेव करेगा जिसमें ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E जिसको आपको निकालना है, और ये एक वेरिएबल, क्योंकि x वेरी करेगा ना, x को आप चलाओगे, x को बढ़ाओगे, x वेरी करेगा, तो यहाँ पर जो E डैश है ये होगा k इंटू एक्स, और आप देखो यहाँ पर लगा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर, ये लगाया गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये सर्किट बनाया मैंने। तो आप देखिए कि इस केस में जो नेट ईएमएफ होगा ये ज़्यादा है, ये कम है। क्लोज लूप मानकर डायरेक्शन ऑफ करंट ये मानते हैं, तो नेट ईएमएफ कितना हुआ, E माइनस ई डैश, E माइनस ई डैश, यानी E माइनस के एक्स, ये होगा। जब ये होगा तो कैसे करंट फ्लो होगी, आप देखिए ये ज़्यादा है तो करंट फ्लो होगी ऐसे, इसमें एक तरफ डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जो ये I1 वाली बात थी, ये डिफ्लेक्शन आ जाएगा। फिर जब आप लोग टच कराओगे, इसको यहाँ से कनेक्शन हटा देंगे, फिर जब ये देख रहे हैं डिफ्लेक्शन तो भाई आ रहा है इसमें, ये हटा देंगे, फिर किसी दूसरे पॉइंट टच कराएंगे, मतलब अब टच कराएंगे यहाँ J2 पर, ये टच कराएंगे, ये टच कराएंगे। अब आप देखो x ज़्यादा हो गया तो kx ज़्यादा हो गया, अब kx बढ़ गया तो नेट ईएमएफ कितना हुआ, kx माइनस ई। जब kx माइनस ई हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो गया अब ना, तो करंट फ्लो होगी ये डायरेक्शन में I2 वाली, डिफ्लेक्शन इस तरफ आ जाएगा, यहाँ टच किया डिफ्लेक्शन यहाँ टच किया डिफ्लेक्शन यहाँ, हटा दीजिए इसको भी। फिर तीसरा पॉइंट तलाश करते हैं इसके बीच में, मान लीजिए ये पॉइंट J, और ये लगाया गैल्वेनोमीटर। अब आप देखिए कि जब जो ये लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जब ये x इजिकल टू L हो गई, तो उस केस में जो KL है पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो गया। आप देखिए यहाँ पर कि when x is equal to L, then I is equal to 0, ये हो गया जीरो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट कि नेट ईएमएफ कितना हो गया, 0। और यहाँ से अगर आप देखो नेट ईएमएफ वाली बात, तो 0 इज इक्वल टू ई माइनस के इंटू एल, तो ई इज इक्वल टू के इंटू एल। ये बातें निकल के आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जॉकी जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था, जो स्लाइडर था, जिसे हम जॉकी कहते हैं, जब ये किसी ऐसी पोजीशन में आता है जब करंट 0 हो जाती है, तो उस केस में जो ये A और J पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये इस सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो जाता है। और जब अगर आप A J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना होगा यहाँ से, अगर V A J निकालूँ
तो वह k इंटू लेंथ बिटवीन ए जे यानी कि L, तो V इजिकल कितना होगा, V ए जे जो होगा वो होगा k इंटू लेंथ बिटवीन ए जे यानी कि L, k इंटू L होगा। तो आप देखिए E और V ए जे इक्वल होंगे, इसलिए E इजिकल टू k इंटू L होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना। आप लिखेंगे कि इन दिस केस जो E है ये V ए जे के इक्वल होगा और V ए जे होगा k इंटू लेंथ बिटवीन ए जे, इसका मतलब k इंटू L। तो जो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो k इंटू L के इक्वल होगा। ये बात यहाँ से आपको समझ में आनी चाहिए। आप देखिए जो बात हम कह रहे थे कि ये क्या गारंटी वाली बात है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेज़र किया गया है वो सही है। आप देखिए कंडीशन ये थी कि इफ़ I इज इक्वल टू 0 इन ओपन सर्किट देन V इज इक्वल टू E। तो क्या यहाँ पर ओपन सर्किट में हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया है? सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या उस केस में मेज़र किया है जब सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही हो? तो हाँ, आप देखिए इस वक्त जब आपने टच कराया जॉकी को J पॉइंट पर, तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं है, करंट ज़ीरो है, बिकॉज E और V ए जे ये दोनों इक्वल हैं और इसमें कोई करंट नहीं है। तो इस वक्त आप जब पोटेंशियल डिफरेंस E को कह रहे हैं कि वो V ए जे के इक्वल है, तो इस सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है। और जब कोई करंट ड्रॉ नहीं होती है तो जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इसलिए आपने इस मेथड से, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिल्कुल एक्यूरेटली मेज़र कर लिया है। ये इसका मतलब हुआ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ। वो प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ कि आप लोग सोचते हैं कि भाई हमने पोटेंशियोमीटर से बिल्कुल सही मेज़रमेंट कर लिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। लैब में आप जाएंगे तो आपको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी कि आपने टच कराया यहाँ पर, आपको लगा रीडिंग आ गई, खुश हुए हैं कि भाई हमने नाप लिया इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी अगर आपने बाई चांस टच किया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो डिफ्लेक्शन ज़ीरो बना हुआ है। ये जो इसका इंडिकेटर है ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा। आपने टच कराया तो ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ हटा, यहाँ हटा। एक ऐसी डिस्टेंस है, एक पॉइंट नहीं है, वायर की एक सिग्निफिकेंट लेंथ है जहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि भाई कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ज़ीरो डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो डिफ्लेक्शन वाली पोजीशन से अगर हम लोग जॉकी को ज़रा सा भी डिफ्लेक्ट करते हैं तो भी ज़ीरो डिफ्लेक्शन ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंसिटिविटी है पोटेंशियोमीटर की वो पुअर है, आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो सेंसिटिव नहीं है। तो कैसे इंक्रीज़ करें उसकी सेंसिटिविटी? आप ये बात ध्यान रखिए कि जो सेंसिटिविटी होती है किसी भी पोटेंशियोमीटर की वो डिपेंड करती है उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ही अच्छी होगी। तो मैं बता दूं कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के पर डिपेंड करती है। और आप जानते हैं कि के इज इक्वल टू वी ए बी अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। वी ए बी को टच नहीं करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे। आप देखिए कि इफ़ लेंथ ए बी को आप बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि के कम हो जाएगा और जो सेंसिटिविटी है ये बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करके हम लोग सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि क्या हुआ कि उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप ज़्यादा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, लेंथ बढ़ा दीजिए। अगर आपने लेंथ बढ़ा दी तो वही पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और उस केस में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ये होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ये वायर मेरे पास मान लो अभी 2 मीटर का था या 1 मीटर का था, अब मैं इसको मैंने कर दिया 8 मीटर या 10 मीटर। एक्चुअल में ऐसे ही होता है। तो अब उसका एक एंड जो होगा लैब में वो यहाँ होगा और एक एंड जो होगा 8 मीटर 10 मीटर दूर है।
तो आप लोग ऐसी रीडिंग ले रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पहले यहाँ पर से रीडिंग ली, फिर वहाँ पर जाकर रीडिंग ली, और पूरी लैब में एक एपरेटस रखा हुआ है फिर तो ये परेशानी की बात आएगी। इसलिए जो प्रैक्टिकली जो लैब में पोटेंशियोमीटर होता है वो कैसा होता है बताऊँ मैं आप लोगों को। ये है प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर। वही होता है कि एक वुडन फ्रेम होता है, उस वुडन फ्रेम पर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के 1 मीटर लेंथ के वायर लगे होते हैं, 8-10 वायर। ऐसे लगे होते हैं, लेंथ 1 मीटर ही होती है। एक स्केल लगा होता है यहाँ पर, एक स्केल लगा होता है यहाँ पर, एक स्केल लगा होगा यहाँ पर, और एक स्केल लगा होगा यहाँ पर। इस स्केल का 0 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है और 100 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है। ये उल्टा लगा होता है, 0 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है और 100 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पर होता है। इन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप लगा देते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस 0, कॉपर रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, और उसकी स्ट्रिप ले लिए तो रेजिस्टेंस बिल्कुल 0। तो ये यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स लगा देते हैं कनेक्ट करने के लिए। अब आप देखिए कि आपके पास एक एंड ये हो गया वायर का, एक एंड ये हो गया। सपोज़ ये एंड है A और ये एंड है B। ये वाला पोटेंशियोमीटर आप लोगों को लैब में मिलता है। अब इस आप सोचेंगे हमने तो ये पढ़ा हुआ है, मिला है ये, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसी बिल्कुल कनेक्शन याद बिल्कुल रटने नहीं है, याद करिए, समझिए। इस पोटेंशियोमीटर के फिगर से हम लोग कनेक्शन लगा सकते हैं। आप देखिए, पहले बनाएंगे ड्राइवर सर्किट। हमारे पास AB वायर है, जो कि वहाँ पर A पॉइंट और B पॉइंट नज़र आ रहे हैं। AB वायर के बीच में आप देखिए एक बैटरी, स्टोरेज बैटरी B', एक रिहोस्टेट और एक प्लग की लगा दीजिए। B' का पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो आप देखिए कि हम लोग जो कनेक्ट करेंगे वो कनेक्ट करेंगे ये कि A और B, इसके बीच में ये एक स्टोरेज बैटरी B' जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा A से। ये B' बैटरी है, एक रिहोस्टेट होगा और एक प्लग की होगी। ये कनेक्ट कर देंगे A और B के बीच में। ये आपका ड्राइवर सर्किट हो गया। दूसरा कनेक्शन कि A से आप एक सेल कनेक्ट करिए जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेज़र करना है, और उस सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड होना चाहिए। ये रहा वो सेल अननोन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी A से कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ से लाके आप देखिए एक गैल्वेनोमीटर लगाइए, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और फिर जॉकी टच करने के लिए है। तो यहाँ पर देखिए ये स्लाइडिंग जॉकी हमारे पास है, प्रेस करने वाला। ये एंड आया जॉकी का। मान लीजिए कि ये आया, जब आपने यहाँ पर टच कराया डिफ्लेक्शन, इधर टच कराया, यहाँ पर डिफ्लेक्शन, यहाँ टच कराया तो डिफ्लेक्शन 0। तो आप देखिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो आएगी 100 सेंटीमीटर। ये वाला स्केल काम करेगा, फिर ये वाला स्केल काम करेगा प्लस 100 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर, और फिर ये वाला स्केल काम करेगा 60 सेंटीमीटर। तो 100, 200 और 260 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग बैलेंसिंग लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। पोटेंशियोमीटर जो होता है उसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप देखिए 2 प्रैक्टिकल हमारे कोर्स में है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आपके पास 2 सेल्स दिए हुए हों तो उनके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करना, और दूसरा है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे। इतना आप ढंग से पढ़िएगा।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। थैंक यू।